हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया से चल ही रही होंगी। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ म्यूजिक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राग केदार का समवादी स्वर क्या है। क्या क्वेश्चन करा है कि राग केदार का समवादी स्वर क्या है तो सा। राग केदार का संवादी स्वर क्या है तो सा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि राग अशावारी का संवादी स्वर क्या है। किसका? राग अशावारी का संवादी स्वर क्या है तो गौ है। क्या राग अशावारी का संवादी स्वर तो गौ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है। देखिए वो कौन सा राग है ना जो कि संध्या काल में गाया जाता है, वो हो जाएगा विहाग। क्या हो जाएगा? विहाग। विहाग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शायद डी है इसका। कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है, वो हो जाएगा विहाग। इसका क्या किसमें ऑप्शन है तो विहाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है, वो हो जाएगा विहाग। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि राग मड़वा किस ठाट का राग है। राग मड़वा जो है ना ये किस ठाट का राग है ये बताना। तो ये राग मड़वा यानी कि मड़वा का ही नहीं राग होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। राग मड़वा किस ठाट का राग है तो मड़वा का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं। तो संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं तो संगीत में टोटल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं तो संगीत में टोटल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीन ताल में कितनी तालियां होती है। क्या क्वेश्चन करें? तीन ताल में कितनी तालियां होती है। तीन ताल, नाम से ही पता चल रहा है तीन, मतलब तीन गो ताल होगा, उसमें तीन गो ताली होगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी तीन। तीन ताल में कितनी तालियां होती है तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तीन तालियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राग देश का समवादी स्वर क्या है। क्या क्वेश्चन है कि राग देश का समवादी स्वर क्या है। तो राग देश का समवादी स्वर क्या है तो रे है। राग देश का समवादी स्वर क्या है तो रे हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद करीम खान जो है ना ये किस घराने से आते हैं। तो ये जो है ना ये किराने से आते हैं, यानी कि किराने से आते हैं। उस्ताद करीम खान किस घराने से आते हैं तो किराने यानी कि किराने से आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में कितने विभाग हैं। किस ताल में? तो रूपक ताल जो है इसमें कितने विभाग हैं। तो रूपक ताल में 3 विभाग हैं। रूपक ताल में कितने विभाग है तो रूपक ताल में 3 विभाग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ताल कहड़वा में कितनी तालियां होती हैं। ताल कहड़वा जो होता है ना इसमें कितनी तालियां होती है। ताल कहड़वा में कितनी तालियां होती है तो ताल कहड़वा में एक तालियां होती है। ताल कहड़वा में कितनी तालियां होती है तो ताल कहड़वा में एक ताली होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं। क्या? तो राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं तो कहते हैं इसको विवादी स्वर। क्या कहते हैं? राग में नहीं लगने वाले स्वर को कहते हैं विवादी स्वर। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर के उतरते कर्म को क्या कहते हैं। तो स्वर के उतरते कर्म को क्या कहते हैं तो स्वर के उतरते कर्म को कहते हैं अवरोह। क्या कहते हैं स्वर के उतरते कर्म को तो अवरोह कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि राग अलहिया बिलवावा का अंश स्वर क्या है। क्या क्वेश्चन करा है कि राग अलहिया बिलवावल का अंश स्वर क्या है तो क्या है तो इसका हो जाएगा ध। राग अलहिया बिलावल का अंश स्वर हो जाएगा ध। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद ही रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा कि हिंदुस्तान संगीत पद्धति के लेखक कौन है तो बी एन भातखंडे हैं। कौन है? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है तो बी एन भातखंडे हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपद में कितनी वाणियां होती है तो ध्रुपद में 4 वाणियां होती है। ध्रुपद में कितनी वाणियां होती है? ध्रुपद में 4 वाणी होती है। कितनी होती है तो 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ध्रुपद में कितनी वाणियां होती है तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। किसमें? तो दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है तो दादरा ताल में 8 मात्राएं होती है। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है तो दादरा ताल में 8 मात्राएं होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है कि झप ताल में कितने विभाग। किसमें? तो झप ताल में कितने विभाग है ये आपको बताने हैं। तो झप ताल में कितने विभाग है तो झप ताल में 4 विभाग है। झप ताल में कितने विभाग है तो झप ताल में 4 विभाग है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है। किसका? तो जौनपुरी जो है इनके संवादी स्वर क्या है तो क्या है तो इसका संवादी स्वर हो जाएगा म। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नहीं, इसका हो जाएगा गौ। सॉरी, इसका थोड़ा गलती हो गया था। इसका जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है तो इसका हो जाएगा गौ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुरी का संवादी स्वर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वरों के उतरते है क्रम को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि स्वरों के उतरते है क्रम को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं अवरोह। स्वर के उतरते है क्रम को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं अवरोह। देखिए अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं भी बने तो फिर क्वेश्चन कितना आपको बनाना है 70 में, बस आपको 35 ही तो बनाने हैं, आपसे बन ही जाएगा। वो भी म्यूजिक है, म्यूजिक में इजी क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़ेंगे आपको आंसर उसका पता चल जाएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि राग अलहिया विलापन का वादी स्वर है किसका, तो राग राग अलहिया विलावन का वादी स्वर क्या है, तो रे है। राग अलहिया विलावन का वादी स्वर क्या है, तो रे है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि संगीत काल में कितने स्वर होते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि संगीत काल में कितने स्वर होते हैं, तो संगीत काल में 12 स्वर होते हैं। संगीत काल में टोटल कितने स्वर होते हैं, तो संगीत काल में 12 स्वर होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं। क्या है कि औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, कितने स्वर लगते हैं, तो लगते हैं टोटल 5। औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, तो टोटल 5 स्वर लगते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी 5। अगला क्वेश्चन है कि किस ताल में 16 मात्राएं हैं। वो कौन सा ताल है जिसमें कि 16 मात्राएं हैं। वो कौन सा ताल है ना जिसमें कि 16 गो मात्राएं। कितने, तो 3 ताल। 3 ताल में कितनी मात्राएं हैं, तो 16 गो मात्राएं हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किस राग में कोमल रे प्रयुक्त है। वो कौन सा राग है जिसमें कि कोमल रे प्रयुक्त है। वो कौन सा राग है ना जिसमें कि कोमल रे प्रयुक्त है, ये आपको बताना है। तो भैरव हो जाएगा। किस राग में कोमल रे प्रयुक्त है, तो भैरव में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि लय कितने प्रकार के होते हैं। लय जो होते हैं ना ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताने हैं। लय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं। पंडित राव कृष्ण जो है ना, पंडित कृष्ण राव शंकर, अब ये किस घराने से आते हैं, तो ये ग्वालियर से आते हैं। पंडित राव कृष्ण किस घराने से आते हैं, तो ये आते हैं ग्वालियर के घराने से, यानी ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन याद ही रखिएगा आप लोग कि पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से आते हैं, तो ग्वालियर के घराने से आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि मरणोपरांत 1975 में पद्म भूषण किस गजल गायिका को दिया गया। देखिए मरणोपरांत का मतलब क्या होता है, मरने के बाद, मतलब उनके जिंदा में नहीं, उनके मरने के बाद 1975 में, किस ईस्वी में, तो 1975 ईस्वी में पद्म भूषण, कौन सा भूषण, तो पद्म भूषण किस गजल गायिका, वो गजल गाते थे, उस गायिका, किस गायिका को दिया गया था। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था बेगम अख्तर। बेगम अख्तर को ना उनके मरने के बाद 1975 में पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था, तो पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए, बेगम अख्तर। अगला क्वेश्चन है कि राग कल्याण का गायन समय है, तो किसका, तो राग कल्याण का गायन समय है क्या है, तो हो जाएगा रात्रि से प्रथम पहर का। क्या हो जाएगा, रात्रि के प्रथम पहर का। राग कल्याण का गायन समय कौन सा है, तो रात्रि के प्रथम पहर का। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाता है उसे क्या कहेंगे। क्या क्वेश्चन है कि राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसे बार बार राग में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे वादी स्वर। उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे वादी स्वर। ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राग यमन कल्याण का वादी संवादी क्या है। क्या क्वेश्चन है कि राग यमन कल्याण का वादी संवादी क्या है, तो क्या है इसका, इसका हो जाएगा, इसका थोड़ा इधर हो गया, तो इसका हो जाएगा आपको वादी मो। क्या हो जाएगा, वादी मो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। ठीक है, वादी मो। राग यमन कल्याण का वादी संवादी क्या हो जाएगा, तो वादी मो हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राग कामोद का वादी स्वर क्या है। क्या क्वेश्चन कि राग कामोद का, किसका, तो राग कामोद है, इसका वादी स्वर क्या है, तो इसका वादी स्वर गौ हो जाएगा। राग कामोद का वादी स्वर क्या है, तो राग कामोद का वादी स्वर गौ हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि राग कामोद का गायन समय क्या है, किसका, तो राग कामोद का ना गायन समय क्या है, तो रात्रि का दूसरा पहर। किसका, तो राग कामोद जो है ना इसको गायने का समय कब है, ये आपको बताना है। तो रात्रि के दूसरे पहर में इसे गाया जाता है, किसको, तो राग कामोद को। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राग हमीर का गायन समय क्या, किसका, वहां पर तो दुखे तो दूसरा, अब यहाँ पर है कि राग हमीर। अब राग हमीर को कब गाया जाता है, तो इसको गाया जाता है रात्रि के प्रथम पहर में। राग हमर को किस समय में गाया जाता है, तो रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। किसको, तो राग हमीर को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि राग हमीर किस थाटके से उत्पन्न होता है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि राग हमीर जो है ना ये किस थाट से उत्पन्न होता है, तो ये होता है कल्याण ठाट से उत्पन्न। राग हमीर किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो राग हमीर कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है राग बगेश्वरी का गायन समय किसका। अब राग बगेश्वरी का गाने का समय बताना है। देखिए जितने भी गाने का समय वाला है ना क्वेश्चन, इस सबको याद ही रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर इसमें से 2-3 क्वेश्चन इसी में से रहेंगे, इसलिए याद ही रखिएगा। जैसे कि राग बगेश्वरी, अब राग बगेश्वरी जो इसका गाने का समय कब है, तो रात्रि का दूसरा पहर, रात का दूसरा पहर। किसका, तो राग बगेश्वरी जो है इसका गाने का समय है रात्रि का, यानी कि रात का दूसरा पहर में ये गाया जाता है। क्या, तो राग बगेश्वरी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि पंडित कृष्ण राव की मृत्यु कब हुई। पंडित कृष्ण राव जो थे ना इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो ये हुई थी कब, तो ये हुई थी 2 मार्च को। कब हुई थी, तो पंडित कृष्ण राव की मृत्यु तो ये हुई थी 2 मार्च को। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी।
अगला क्वेश्चन है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ, किसका, तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो है ना इनका जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना किनका, तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का। तो इनका जन्म हुआ था 25 जून 1880 को। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो थे इनका जन्म हुआ था 25 जून 1880 को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी हरिदास का जन्म स्थान कहाँ है, किनका, तो स्वामी हरिदास जी का, किनका, तो स्वामी हरिदास जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो ये है मथुरा जिला का राजपुर ग्राम में। देखिए स्वामी हरिदास जो है ना, ठीक है, अब उनका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो उनका जन्म स्थान है मथुरा जिला, क्या कौन सा, तो मथुरा जिला का राजपुर ग्राम में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई, किनकी, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 19 सितंबर 1936 को। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई थी, तो 19 सितंबर 1936 को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लता मंगेशकर कौन है, तो लता मंगेशकर कौन है, हम सबको पता है, अच्छे से पता है कि लता मंगेशकर जी कौन है, तो ये महान गायिका है। लता मंगेशकर जी कौन है, तो महान गायिका थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के पिता का क्या नाम था, किसके पिता का नाम, तो अलाउद्दीन जो है उसके पिता का नाम क्या था, तो साधु खां था। अलाउद्दीन के पिता का नाम क्या था, तो साधु खां था। ऑप्शन हो जाएगा ए, साधु खां। अगला क्वेश्चन है कि बड़े गुलाम अली खां का निधन कब हुआ, किसका, तो बड़े गुलाम अली खां जो था ना उसका निधन यानी उसकी मृत्यु कब हुई थी, उसकी मृत्यु हुई थी यानी कि निधन 23 अप्रैल 1968 को। बड़े गुलाम खां जो था उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 23 अप्रैल 1968 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। क्या क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर जो है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, और कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, किसका, तो पंडित रविशंकर का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ, ये बताना है आपको। तो इसका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1920 को और हुआ था वाराणसी में। देखिए पंडित रविशंकर का कहाँ जन्म कब हुआ, तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1920 को। अब कहाँ हुआ, तो वाराणसी में हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर के पिता का नाम क्या था, किसका, तो पंडित रविशंकर जो है इनके पिता का नाम क्या था, तो पंडित रविशंकर के पिता का नाम था डॉक्टर श्याम शंकर। पंडित रविशंकर के पिता का नाम क्या था, तो पंडित रविशंकर के पिता का नाम था डॉक्टर श्याम शंकर। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेगम परवीन सुल्ताना किस गायन के लिए प्रसिद्ध थी, कौन, तो बेगम परवीन सुल्ताना किस गायन के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध थी। बेगम परवीन सुल्ताना जो थी ना ये किस गायन के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मियां तानसेन किस राग की रचना है, क्या, तो अब मियां तानसेन जो है ना ये मियां तानसेन अब ये किस राग की रचना है, तो ये देखिए ये मियां मल्हार की भी रचना है और ढरवारी कांद्रा की भी रचना है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्या क्वेश्चन है कि मियां तानसेन जो है ना ये किस राग की रचना है, तो मियां मल्हार की भी रचना है और ढरवारी कांद्रा की भी रचना है, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों ऑप्शन था इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है कि राग अशावरी की जाति क्या है, किसकी, तो राग अशावरी किसकी, तो राग अशावरी की जाति क्या है, तो राग अशावरी की जाति है औरव संपूर्ण। क्या है, राग अशावरी की जाति क्या है, तो औरव संपूर्ण राग अशावरी की जाति। ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राग तिलक कामोद का वादी क्षमावादी क्या है, क्या, तो राग तिलक का कामोदवादी सम्यवादी क्या है, तो क्या है, तो ये हो जाएगा, सॉरी इसका थोड़ा इधर हो गया, तो इसका हो जाएगा वादी रे। क्या हो जाएगा, राग तिलक कामोद का वादी सम्यवादी क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ए, वादी रे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राग पूर्वी वादी का सम्यवादी क्या है, तो राग पूर्वी वादी का सम्यवादी क्या है, तो इसका हो जाएगा वादी मो सम्यवादी पो। क्या हो जाएगा, वादी मो सम्यवादी पो। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बेगम अख्तर की मृत्यु कब हुई, किनकी, तो बेगम अख्तर जो थी ना अब इनकी मृत्यु इनकी निधन कब हुई थी, निधन कब हुई थी बेगम अख्तर मृत्यु की, यानी बेगम अख्तर की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 30 अक्टूबर 1974 को। अब 30 अक्टूबर 1974 को किसकी मृत्यु हुई थी, बताइए तो किसकी मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी बेगम अख्तर की मृत्यु। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है, क्या, कि वह कौन सा राग है, मतलब वह कौन सा राग है जिसमें रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है, तो ये होता है कामोद में। किसमें प्रयोग होता है, तो कामोद में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, तो रे रे प स्वर का समूह का प्रयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, कामोद का। अगला क्वेश्चन है कि राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को कहते हैं। क्या क्वेश्चन करा कि राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं थाट। राग उत्पन्न करने में सक्षम समूह स्वर को क्या कहते हैं, तो थाट कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राग विहाग गायन का उचित समय क्या है। क्या है क्वेश्चन कि राग विहाग क्या है, तो राग विहाग गायन का उचित समय क्या है, तो इसको रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका नहीं, इसका राग विहाग ना, इसका हो जाएगा शायद डी हो जाएगा, शाम में। क्या हो जाएगा, राग विहाग गायन का उचित समय क्या है, इसका सी नहीं होगा, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राग विहाग गायन का उचित समय क्या है, तो शाम में, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि राग काफी का ठाट क्या है। क्या क्वेश्चन कि राग काफी का ठाट क्या है, राग काफी का ठाट क्या है, तो हो जाएगा काफी ठाट। क्या हो जाएगा, राग काफी का ठाट क्या है, तो काफी ठाट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमीर को किस जाति का राग माना जाता है। हमीर जो है इसको किस जाति का राग माना जाता है, ये बताया, तो संपूर्ण का। किसका, तो हमीर को किस जाति का राग माना जाता है, तो संपूर्ण का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राग यमन में प्रयुक्त नहीं होता है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राग है ना जो कि यमन में, कहा तो यमन में, यमन में प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये मो। क्या हो जाएगा, मो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अलंकार। राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राग में किस वाले स्वर विस्तार होता है। क्या क्वेश्चन है, किसी राग में किस वाले स्वर का विस्तार है, तो किसका, तो अलाप का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राग विहाग का वादी स्वर है, तो राग विहाग का वादी स्वर क्या हो जाएगा, राग विहाग का वादी स्वर हो जाएगा नी। राग विहाग का वादी स्वर क्या हो जाएगा, तो नी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग कल्याण का वादी स्वर है, तो राग कल्याण का वादी स्वर क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग देश का वादी स्वर क्या हो जाएगा, तो राग देश का वादी स्वर हो जाएगा रे। राग देश का वादी स्वर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि अजराडे घराने की वादन शैली की दिल्ली को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि अजराडे घराने की वादन शैली की दिल्ली को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं, अजराडे घराने की वादन शैली को दिल्ली को क्या कहते हैं, तो आत्मा कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से क्या बजाते थे, कौन, ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद ही रखिएगा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे, ये चार ऑप्शन दिया इसमें से क्या बजाते थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे, ये चार ऑप्शन में से क्या बजाते थे, तो ये बांसुरी बजाते थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि सितार वादन की दुनिया में बिहार को की शोहरत निम्न में से किसने दिलाई। देखिए सितार वादन की दुनिया में, किस दुनिया में, तो सितार वादन की दुनिया में बिहार को, किस राज्य को, तो बिहार को शोहरत इन चारों ऑप्शन में से किसने दिलाई थी, तो पंडित रामेश्वर पाठक ने। देखिए रामेश्वर पाठक जो थे ना, इन्होंने बिहार को शोहरत दिलाई थी, किस में क्षेत्र में शोहरत दिलाई थी, तो सितार वादन में दिलाई थी, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फयाज खां किस शैली के गायक थे, कौन, तो फयाज खान जो थे ना, ये किस शैली के गायक थे, तो ये ध्रुपद शैली के गायक थे। फयाज खां किस शैली के गायक थे, तो फयाज खां ध्रुपद शैली के गायक थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भातखंडे का जन्म हुआ था। भातखंडे का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो भातखंडे का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 को। भातखंडे का जन्म कब हुआ था, तो 10 अगस्त 1860 को भातखंडे का जन्म हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे, कौन, तो ये मुश्ताक अली खान जो थे ना, ये क्या बजाते थे, तो ये बजाते थे शहनाई। मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे, तो मुश्ताक अली खां शहनाई बजाते, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे, कौन, तो शिव कुमार शर्मा जो थे ना, ये क्या बजाते थे, तो ये सितार बजाते थे। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे, तो शिव कुमार शर्मा सितार बजाते थे, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण राव शंकर का जन्म कब हुआ, किनका, तो कृष्ण राव शंकर जो है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1884 को कृष्ण राव शंकर का जन्म हुआ था। कृष्ण राव शंकर का जन्म कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1894 को कृष्ण राव शंकर का जन्म हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि ताल कहड़वा में कितनी मात्राएं होती है, किसमें, तो ताल कहड़वा जो होती है ना, इसमें कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें होती है टोटल 3 मात्राएं। ताल कहड़वा में कितनी मात्राएं होती है, तो टोटल 3 मात्राएं होती है, ऑप्शन हो जाए इसका डी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।